हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने रिकर्शन की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 9 करने जा रहे हैं। लीड को नंबर 1545 मीडियम मार्क्ड है, बट एकदम सिमिलर प्रॉब्लम हमने कुछ दिन पहले ही सॉल्व किया था। ठीक है, वो भी मैं अभी मेंशन कर दूंगा कौन सा प्रॉब्लम था वो। ओके, देखते हैं। फाइंड केथ बिट इन nth बाइनरी स्ट्रिंग। गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स n एंड k, द बाइनरी स्ट्रिंग sn इज फॉर्म्ड एज फॉलोज। S1 इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, मतलब स्टार्ट ज़ीरो से होगा। उसके बाद देखो क्या है, एस आई विल बी इक्वल टू एस आई माइनस वन में जो भी वैल्यू रहा होगा उसको एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, बीच में एक वन अपेंड करो, और उसके बाद जो एस आई माइनस वन वाला जो स्ट्रिंग था उसको यहाँ पर रिवर्स करके लिख दो, लेकिन सारे बिट्स को इन्वर्ट कर देना। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं स्टार्टिंग में ये ज़ीरो है, तो ये S1 हुआ आपका, राइट है ना। मान लेते हैं आपको S2 निकालना है, तो S2 निकालने के लिए क्या बोला कि S2 माइनस वन, यानी कि S1 को एज इट इज़ लिख दो, मतलब ज़ीरो को एज इट इज़ लिख दो। उसके बाद बीच में एक वन अपेंड करो, तो ज़ीरो लिख दिया मैंने, बीच में एक वन अपेंड कर दिया, ये देखो बीच में एक वन अपेंड किया मैंने। ओके, उसके बाद जो S2 माइनस वन यानी कि S1 जो था उसको लिखो यहाँ पर रिवर्स करके लिख दिया, लेकिन उसका बिट इन्वर्ट कर देना, तो बिट इन्वर्ट कर दिया, 011 होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं आपको S3 निकालना है, तो S3 निकालने के लिए क्या बोला, S3 माइनस वन यानी कि S2 लिख दो एज इट इज़, 011 एज इट इज़ लिख दो, बीच में एक वन अपेंड करो। ठीक है, उसके बाद जो S2 था ये वाला, उसको यहाँ रिवर्स करके लिख दो। ठीक है, बट उसको इन्वर्ट कर देना सारे बिट्स को, मतलब 001 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है S1 S2 S3 S4 कैसे निकाला गया है। ओके, तो बोलता है कि केथ बिट निकालना है Sn में, मतलब Sn जो होगा आप निकालोगे Sn, उसका जो केथ बिट होगा ना वो आपको निकाल के भेजना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो n इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 3 के लिए याद करो हमने निकाला था, ये रहा 0111001, 0111001 इसका केथ बिट यानी कि पहला वाला बिट, ये पहला बिट है ना, फर्स्ट बिट है, तो उसका आंसर 0 होगा। देखो यहाँ 0 है। उसके बाद 4, n इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 11 है। n इज इक्वल टू 4 मतलब S4 निकालना पड़ेगा आपको। S4 के लिए क्या बोला, S3 लिखो, तो S3 मुझे ऑलरेडी पता है, राइट है ना, तो मैं S3 लिख देता हूँ, 0111001। S3 को लिख दिया, बीच में एक वन अपेंड किया, तो वन यहाँ लिख देता हूँ, ये मैंने वन अपेंड किया। फिर इसको रिवर्स करके लिखो, लेकिन बिट्स को फ्लिप कर देना। ये पहले तो रिवर्स करके लिख देता हूँ, 1001110, इसको फ्लिप कर दो, यानी कि यह 10 बन जाएगा, ये दोनों 11 बन जाएगा, 0001। ठीक है, अब इसका बताना है कि 11वां बिट कौन सा है। तो 11वां बिट इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां बिट 1 है, तो देखो 1 है इसका आंसर। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो एकदम इसी तरह का हमने एक सिमिलर क्वेश्चन बना रखा है, केथ सिंबल इन ग्रामर, एंड कुछ दिन पहले ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया था। लीड कोड 3307, फाइंड द केथ कैरेक्टर इन स्ट्रिंग गेम 2। इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका है एग्जैक्टली इस प्रॉब्लम को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, आप अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को भी पढ़ोगे तो एकदम सेम है, और आप तुरंत फिगर आउट कर लोगे कि भाई ये रिकर्शन का प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो ना, एस आई को निकालने का जो तरीका भी दे रखा है, देखो ये देखो यहाँ पर एस आई को निकालने के लिए इसके प्रीवियस जो एस आई माइनस वन है वहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो, राइट। तो ये एक तरह का क्या होगा, रिकर्सिव रिलेशन दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ से भी हिंट मिलता है कि हाँ ये रिकर्शन के लिए बेस्ट सूटेड प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है, तो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे बड़ा वाला एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं कैसे हमारा सॉल्व होगा। ओके, मैंने आपको क्या बताया था कि इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा पहले तो स्टार्टिंग के वैल्यूज़ निकाल के देख लो। जैसे n इज इक्वल टू 1 के लिए आपका आंसर 0 था। ठीक है, n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा, इस 0 को एज इट इज़ लिख दो, एज इट इज़ लिख दिया, बीच में एक वन अपेंड किया, ये वन अपेंड किया मैंने, और जो फर्स्ट हाफ है ये वाला हाफ, इसको एज इट इज़ यहाँ रिवर्स करके लिखो, बट उसका बिट्स फ्लिप कर देना, तो 0 को मैंने 1 कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद n इज इक्वल टू 3 है, तो n इज इक्वल टू 3 के लिए n इज इक्वल टू 2 से आंसर मिलेगा मुझे, तो n इज इक्वल टू 2 का देख लेते हैं क्या था, 011 था, इसको एज इट इज़ मैंने लिख दिया, बीच में एक वन अपेंड किया, और ये वाले हाफ को यानी कि n इज इक्वल टू 2 का जो रिजल्ट था उसको जस्ट मैंने रिवर्स करके लिख दिया 110, लेकिन बिट फ्लिप कर दिया यानी कि 001। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पर k इज इक्वल टू 11 है ना, 11वां बिट यहाँ पर मिल पाएगा क्या?
ऑब्वियसली नहीं मिल पाएगा, कम से कम 11 लेंथ तो होना चाहिए, तो 11 लेंथ अभी है ही नहीं इसका, नहीं मिल पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। n=4 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो 4 के लिए वही होगा, n=3 वाले का रिजल्ट एज इट इज़ लिखेंगे 0 1 1 1 0 0 1, ठीक है। बीच में एक 1 अपेंड किया, उसके बाद इसको एज इट इज़ रिवर्स करके लिख दो 1 0 0 1 1 1 0, बस इसको बिट्स को फ्लिप कर देना, ठीक है। ये हमने बीच में अपेंड किया था इस 1 को, इन सारे बिट्स को फ्लिप कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0 1 1, यहाँ 0 0 0 1, ठीक है। इसके यहाँ पर आपको 11th बिट मिल जाएगा, तो इधर ही रुक जाएंगे। 11th बिट इसका क्या है देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान दो, यहाँ पर मान के चलते हैं कि k=11 ना करके k=3 पूछा गया था मुझसे, 3rd बिट पूछा गया था, ठीक है। और आपको मान के चलते हैं n=4 में आपसे 3rd बिट पूछा गया है, मान के चलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ मैं। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, जो ये तो मिडिल पार्ट होगा, क्योंकि हर बार हम क्या कर रहे थे, यहाँ वाला उठाते थे और यहाँ एक 1 अपेंड करते थे और सेम लेंथ का यहाँ पर भी कुछ डाल दिया करते थे, तो ऑब्वियसली ये मिडिल पार्ट होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, k मान लेते हैं मुझसे 3rd बिट पूछा गया है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है अप्रॉक्सीमेट, इसका लेंथ होगा 15 लेंथ का है शायद ये, ठीक है, 15 लेंथ का है। तो अब एक बात बताओ, 3rd बिट मुझे कहाँ मिलेगा, इस मिडल के लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि k जो है k=3 पूछा जो गया है, वो ऑब्वियस है लेंथ, मेरा ओवरऑल जो लेंथ है, इसका ओवरऑल जो लेंथ है, मान लेते हैं लेंथ, मान लेते हैं उसको, उसके हाफ से लेफ्ट साइड में है। k=3rd जो पूछा गया 3rd बिट, वो ऑब्वियस है इस पूरे स्ट्रिंग के लेंथ के हाफ साइड में है, इधर इधर लाई करेगा वो, ठीक है। तो एक बात बताओ, बहुत अच्छा सा ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर, कि अगर आप नोटिस करो, ये जो लेफ़्ट हाफ वाला स्ट्रिंग है वो एग्जैक्टली सेम नहीं है इसके n=3 वाले का जो रिज़ल्ट था। तो अगर किसी ने मुझे पूछा कि n=4 का k=3 निकाल के दिखाओ, तो मैं बोलूँगा ना कि यार n=4 का k=3 निकालना ना, मैं तो सेम रिटर्न कर सकता हूँ n=3 के लिए जो k=3 था, क्योंकि देखो n=4 में k=3rd बिट निकालना हुआ तो वो इस हाफ में लाई करेगा, क्योंकि वो लेंथ बाई 2 से छोटा है, राइट। और लेंथ बाई 2 से छोटा है वाला पार्ट जो है, ये हिस्सा जो है वो एग्जैक्टली सेम है जो n=3 के लिए था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रिकर्सिव रिलेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मुझसे कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम पूछेगा तो मैं इसको छोटे प्रॉब्लम में तोड़ सकता हूँ कि n=4 k=3 पूछा ना तुमने मुझसे, तो इसका लेंथ जो निकला था वो 15 था, ठीक है। और जो k तुम मुझसे पूछ रहे हो वो लेंथ बाई 2 से भी छोटा है, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं क्या करूँगा, मैं कॉल कर दूँगा जस्ट इससे पहले वाला जो था n-1, ठीक है, n-1 में जो k=3rd बिट था वही आंसर इसका भी होगा, है ना। यानी कि मैं n=3 k=3 कॉल कर दूंगा, वहाँ से जो आंसर आएगा वही आंसर इसका होगा, इसका, है ना। तो मैंने प्रॉब्लम को देखो थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है, क्योंकि जो लेंथ बाई 2 के लेफ्ट साइड में जो स्ट्रिंग वो एग्जैक्टली वो इसके सेम है जो n=3 के लिए जो स्ट्रिंग था। यहाँ तक क्लियर है। पहला रिलेशन एक क्या मिल गया, पहला रिकरेंस रिलेशन मुझे ये मिल गया कि अगर तुम जो मुझसे k पूछ रहे हो वो अगर लेफ़्ट हैंड साइड में लाई करता है, मतलब जितना लेंथ है मेरे करंट स्ट्रिंग का उसका बाई 2 कर दिया, उसके लेफ़्ट हैंड साइड में ये kth बिट आप ढूंढ रहे हो, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सेम रिकर्शन दोबारा कॉल कर दूँगा, ठीक है। और बोलूँगा कि भाई n-1 का जो kth बिट होगा ना वही मेरा आंसर होगा n, kth बिट का, क्योंकि ऑब्वियस ये बात है k जो है वो लेस देन लेंथ बाई 2 है। जस्ट मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखाया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। जैसे यहाँ पर देखो ना, मान लेते हैं आपसे k2 बिट पूछा गया है, यानी कि पहला बिट ये है, दूसरा बिट ये है, तो एग्जैक्टली इसके बराबर होगा, क्योंकि याद करो ये वाला जो पार्ट था इसी को एज इट इज़ ये लिख दिया करते थे ना यहाँ पर, है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली सेम मैं रिटर्न कर दूंगा आंसर, लेकिन n-1 का जो आंसर होगा वो इसका होगा, लेकिन ये कब होगा जब k लेस देन लेंथ बाई 2 है, ठीक है, ओके। अब एक बात बताओ, अगर मान लेते हैं k जो है, इफ़ k जो है एग्जैक्टली लेंथ बाई 2 के बराबर हो तो तब आप क्या रिटर्न करोगे, वो इसी एग्जांपल से देख लेते हैं। यहाँ पर आते हैं,
मान के चलते हैं के आपसे पूछा गया 1 2 3 4 5 6 7, मान लेते हैं के इज़ इक्वल टू 8वां कैरेक्टर पूछा गया आपसे, ठीक है। तो आपको ये तो 100% पता है कि अगर के जो है एग्जैक्टली मिडिल कैरेक्टर पूछा गया है तो आप किसी भी स्ट्रिंग में चले जाओ। मान लेते हैं आप यहाँ पर आ गए, इसका मिडिल कैरेक्टर देखो तो कौन है, ये है, वो 1 होगा। इसका मिडिल कैरेक्टर क्या है, ये है, ये भी 1 होगा, है ना। और इसका भी मिडिल कैरेक्टर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि हर बार तो हम यही कर रहे थे ना कि इस साइड कुछ लिखते थे और बीच में एक 1 अपेंड करते थे और इस साइड कुछ लिखते थे, तो ये हमेशा मिडिल कैरेक्टर होता था, ठीक है। बट आप देखोगे कि इसका जो लेंथ है वो कितना निकल कर आ रहा है, 15 निकल कर आ रहा था ना, 15 निकल कर आ रहा है। और आप रिलेशन भी यहाँ से डिराइव कर सकते हो, जैसे ये देखो n इज इक्वल टू 4 के लिए लेंथ 15 है ना, तो 2 का पावर n-1 इसका लेंथ है। 2 का पावर 4 कितना होगा, 16 होगा, 16 माइनस 1 15 हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो 2 का पावर 3-1 इसका लेंथ देखो 7 है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो अगर अब यहाँ पर इस लेंथ कितना है इसका, 15 है ना, तो 15/2 अगर करोगे तो ये तो 7 आ रहा है इंटीजर, तो इसका सीलिंग वैल्यू ले लेंगे हम लोग, सीलिंग वैल्यू ले लेंगे, तो सीलिंग वैल्यू क्या आएगा, 8 आएगा। अब क्या चेक डाल सकते हैं कि अगर जो कैरेक्टर पूछा गया के जो पूछा गया है वो एग्जैक्टली अगर मेरे लेंथ बाई 2 के सीलिंग के बराबर होगा तो मैं ब्लाइंडली 1 रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मिडिल कैरेक्टर हमेशा 1 होने वाला है, एन का कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, एक्सेप्ट n इज इक्वल टू 1, ये तो बेस केस हो जाएगा। बट मैं बोल रहा हूँ कि n का कोई भी वैल्यू ले लो, हमेशा मिडिल कैरेक्टर जो होगा वो हमेशा 1 होगा। जैसे यहाँ पर भी देखो लेंथ क्या है, 7 है इसका, तो 7/2 का सीलिंग ले लो, यानी कि चौथा कैरेक्टर, 1 2 3 चौथा कैरेक्टर, यानी कि k इज इक्वल टू अगर मुझसे 4 पूछा जाता है यहाँ पर, n इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 4 पूछा जाता तो मैं बोल देता कि हाँ ये मिडिल कैरेक्टर है ना, ये तो 1 ही होगा। तो यहाँ पर एक और केस आप डाल सकते हो कि k अगर एग्जैक्टली इज इक्वल टू लेंथ बाई 2 हुआ तो हम यहाँ पर रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न ब्लाइंडली कर देंगे कि भाई 1 ही होगा, क्योंकि मिडिल कैरेक्टर हमेशा 1 ही हम अपेंड कर रहे थे। यहाँ तक क्लियर है। तो 2 चीज़ें सॉल्व हो गई मेरी, सबसे ज़रूरी वाली कि भाई अगर जो केथ कैरेक्टर पूछा जा रहा है मुझसे वो अगर लेंथ बाई 2 के लेफ्ट हैंड साइड का है तो एग्जैक्टली वो कैरेक्टर किसके सिमिलर होगा, जो n-1 के लिए आंसर था केथ कैरेक्टर, ठीक है। ये तो इजीली समझ में आ गया होगा, और ये वाला भी समझ में आ गया कि मिडिल कैरेक्टर तो हमेशा 1 ही होगा, ठीक है। अब आते हैं कि के अगर ये ना लेंथ बाई 2 से छोटा हुआ ना लेंथ बाई 2 के इक्वल हुआ, मतलब एल्स कंडीशन क्या है कि के जो है अब लेंथ बाई 2 से बड़ा है, ठीक है। इस केस में हम लोग कैसे हम निकाल रहे हैं आंसर वो देखते हैं। समझने के लिए ये वाला एग्जांपल दोबारा से लेते हैं। मान लेते हैं k इज इक्वल टू 11 था और मैंने n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4 का बस निकाल रखा है। आपको n इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 11th बिट निकालना है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 4 ये है और इसका 11वां बिट आई थिंक ये है, ठीक है। तो आपको ये निकालना है, कैसे निकालोगे। अब देखो ये वाला जिसको मैंने अंडरस्कोर यहाँ लगा रखा है वो मिडल वाला है, ठीक है। जिसके लेफ्ट हैंड साइड में जो है एग्जैक्टली वही राइट हैंड साइड में भी है, लेकिन रिवर्स्ड है और फ्लिप कर रखा है बिट्स को, फ्लिप्ड बिट्स है, ठीक है। तो इस हाफ पर ध्यान दो, ये वाले हाफ पर, ठीक है। 0 1 1 1 0 1 इसको मैंने यहाँ लिख दिया है, और यहाँ पर मैंने ये भी लिख दिया कि कौन सा बिट कौन सा, ये फर्स्ट बिट है, ये सेकंड बिट है, ये थर्ड बिट है, एंड सो ऑन। अगर मान लेते हैं मैं आपसे पूछूँ कि भाई थर्ड बिट कौन सा है, तो थर्ड बिट ये 1 है, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला है, थर्ड बिट ये है। और अगर मैं बोलूँ कि भाई इसका रिवर्स का थर्ड बिट कौन होगा, तो पहले तो मैं इसका रिवर्स लिख दिया, मैंने इसको ओवरऑल रिवर्स कर दिया, तो 1 0 0 1 1 0 लिख दिया रिवर्स करके, ठीक है। अब बताओ थर्ड बिट कौन है। थर्ड बिट यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ये दिख रहा है, थर्ड बिट 0 दिख रहा है, ठीक है। तो रिवर्स किया है ना हमने। इसे रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो फर्स्ट बिट था वो अभी इसका रिवर्स का 7th बिट हो चुका है, इसका जो सेकंड बिट था रिवर्स का 6th बिट हो चुका है। तो बहुत इजी रिलेशन मिल जाएगा कि जो ओरिजिनल स्ट्रिंग का जो फर्स्ट बिट था वो रिवर्स्ड का कौन सा बिट है, 7th बिट है, ठीक है। ओरिजिनल वाले का जो सेकंड बिट था वो रिवर्स वाले का 6th बिट है, ओरिजिनल वाले का जो थर्ड बिट था वो रिवर्स वाले का 5th बिट है, ठीक है। तो अब इसको जनरलाइज करके ऐसे लिख सकते हो, देखो ध्यान देना यहाँ पर। ओवरऑल जो लेंथ है, ओवरऑल लेंथ कितना है इसका, 7 है ना, 7 माइनस ओरिजिनल का फर्स्ट बिट है ना 1 है, उसमें -1 कर दो, तो 7 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 7th बिट। सिमिलरली यहाँ पर भी ओवरऑल लेंथ कितना है 7 माइनस
सेकंड बिट है ना ओरिजिनल का, तो 2 माइनस 1 कर दो, 7 माइनस 1 कितना हो गया, 6th बिट। सिमिलरली यहाँ पर ओवरऑल लेंथ कितना है, 7 माइनस थर्ड बिट है ना, तो 3 माइनस 1 दैट इज़ 7 माइनस 2 दैट इज़ 5th बिट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अगर मुझसे kth बिट पूछा जाता है ओरिजिनल स्ट्रिंग का, तो मैं बोल सकता हूँ कि रिवर्स्ड वाले स्ट्रिंग में वो जो भी लेंथ है उस स्ट्रिंग का माइनस जो भी मुझसे पूछा गया k माइनस 1th बिट होगा रिवर्स वाले में। ये किसका है, ये ओरिजिनल का kth बिट है, लेकिन रिवर्स में वही कौन सा बिट हो जाएगा, ये रिवर्स में लेंथ माइनस k माइनस 1th बिट हो जाएगा। ठीक है, साफ साफ आपको रिलेशन यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम लोग वापस से यहाँ पर आते हैं। याद करो मैंने इसको एनालाइज किया था ना, नीचे आपको करके दिखाया था। ठीक है, तो देखा जाए तो ये जो है एग्जैक्टली क्या है, एग्जैक्टली इसके बराबर है, लेकिन हमने उसको रिवर्स कर दिया था और फ्लिप भी कर दिया था। ये तो मैं कह सकता हूँ ना कि इसका जो पहला वाला बिट है, ठीक है, इस हाफ का जो पहला वाला बिट है वो इस हाफ का लास्ट वाला बिट होगा, क्योंकि रिवर्स करके लिखा था ना हमने, बस उसको फ्लिप करके लिखा गया है। बट ये वाला जो बिट है, ये वाला, ये एक्चुअली में ये बिट था, बस फ्लिप करके लिखा गया है। ये वाला ये बिट है, ये वाला ये है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, बस फ्लिप करके लिख दिया गया था। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर मान के चलते हैं k इज इक्वल टू 11th बिट पूछा गया है मुझसे। ठीक है, और वो लेंथ बाई 2 के राइट हैंड साइड में आ रहा है, मतलब इस साइड फॉल कर रहा है हमारा 11वां कैरेक्टर। तो ये 8वां कैरेक्टर था, 9वां कैरेक्टर, 10वां कैरेक्टर, 11वां कैरेक्टर। ठीक है, यानी कि ये वाला थर्ड कैरेक्टर। तो वो ये थर्ड कैरेक्टर याद करो किसको बिलोंग कर रहा होगा, ये तो इसको बिलोंग कर रहा था, ये इसको बिलोंग कर रहा था, एंड सो ऑन। यहाँ से जो थर्ड कैरेक्टर होगा, पहला दूसरा तीसरा, रिवर्स से ओरिजिनल का जो रिवर्स्ड से जो थर्ड कैरेक्टर होगा वो ये होगा, बस फ्लिप करके लिख दिया गया होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नॉर्मल सा बेसिक सा चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसको रिवर्स करके हमने यहाँ लिख दिया था। ठीक है, तो यहाँ का जो थर्ड कैरेक्टर होगा यानी कि 11वां कैरेक्टर होगा ये वाला, वो एग्जैक्टली इसका उल्टा, मतलब इस स्ट्रिंग का लास्ट से थर्ड कैरेक्टर के बराबर होगा वो, क्योंकि रिवर्स करके लिखा गया। बस जो भी कैरेक्टर मुझे मिलेगा उसको मैं फ्लिप करके यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, तो अब देखा जाए तो इसको हम बहुत सिंपल कर सकते हैं। k इज इक्वल टू 11 था। अब मैंने आपको क्या सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, कि जो 11th कैरेक्टर होगा वो इस रिवर्स का कौन सा कैरेक्टर होगा, कि सॉरी जो भी लेंथ था मेरा, ओवरऑल जो लेंथ है माइनस k माइनस 1, यानी कि लेंथ मेरा कितना था, यहाँ 15 था, माइनस 11 माइनस 1 कितना हो गया, 5th कैरेक्टर। देखो 1 2 3 4 5, ये 5वां कैरेक्टर ये है ना, मतलब इसका एंड से थर्ड कैरेक्टर, या फिर कह सकते हो कि स्टार्टिंग से 5th कैरेक्टर ये वाला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इसका स्टार्टिंग से 5th कैरेक्टर तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ, n इज इक्वल टू 3 में भी तो यही सेम चीज़ है। तो चाहे तो मैं इसका स्टार्टिंग से 5th कैरेक्टर निकालूँ या फिर इसका स्टार्टिंग से 5th कैरेक्टर निकालूँ, बात एक ही, क्योंकि दोनों एग्जैक्टली सेम था। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि n माइनस 1 में जो लेंथ माइनस k माइनस 1th कैरेक्टर जो रहा होगा, ठीक है, जो भी रहा होगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, और उसको फ्लिप करके यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही किया, n माइनस 1 में गया मैं, मतलब यहाँ पर गया मैं, और कौन सा कैरेक्टर मांग रहा हूँ, लेंथ 15 था इसका, 15 माइनस 11 माइनस 1 यानी कि 5th कैरेक्टर मांग रहा हूँ। तो इसका 5वां कैरेक्टर कौन है, 1 2 3 4 5, फिर 0 है, और अगर ये 0 है तो फ्लिप करके मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया होगा, ये देखो 1 है यहाँ पर। और अगर यहाँ पर 1 होता, ठीक है, तो मैं फ्लिप करके यहाँ पर 0 लिख देता। ठीक है, तो इस केस में बहुत सिंपल हो गया हमारा अब कंडीशन, ये वाला थर्ड कंडीशन, एल्स केस, कि k जो है अगर लेंथ बाई 2 के राइट हैंड साइड में फॉल कर रहा है, तो इस केस में मैंने क्या बोला कि मैं सिंपली सॉल्व फंक्शन कॉल करूँगा, n माइनस 1 में जो लेंथ माइनस k माइनस 1th कैरेक्टर जो होगा वो पहले तो वो ले आऊँगा जो भी कैरेक्टर रहा होगा ये। ठीक है, और चेक कर लूँगा कि अगर ये मेरा 0 है तो मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, 1, क्योंकि याद करो फ्लिप भी किया गया था। रिवर्स को तो मैंने ऐसे हैंडल कर दिया, लेकिन फ्लिप भी किया गया था। ठीक है, एल्स ch इज इक्वल टू अगर 1 रहा होगा तो मैं रिटर्न क्या करूँगा, 0 रिटर्न करूँगा, है ना। ये मैंने क्यों किया, फ्लिप को हैंडल करने के लिए।
यहाँ तक क्लियर है? तो देखा है तो एक दो एग्जाम्पल जब लिख लेते हैं ना n इज इक्वल टू 1 2 3 4 का, तो आप रिलेट करके बड़े आसानी से आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पर भी हमने वैसे ही आंसर निकाला है और एग्जैक्टली सेम दिमाग हमने इस प्रॉब्लम में भी लगाया था, जो जस्ट आई थिंक कुछ दिन पहले ही मैंने प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम आपको बताया भी था, ये वाला, लेकिन ये हार्ड वर्जन था। तो मैं बोलूँगा कि ये वाला भी वीडियो ज़रूर से देख लेना, ठीक है? एकदम सिमिलर प्रॉब्लम है इसके। यहाँ तक क्लियर है? तो देखा है तो हमने कोड ऑलमोस्ट लिख दिया है कि के अगर लेंथ बाई 2 से छोटा हुआ तब तो n-1 के हो जाएगा, लेंथ बाई 2 के बराबर हुआ तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 होगा हमेशा मिडिल कैरेक्टर, ग्रेटर देन लेंथ बाई 2 हुआ तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है? रिवर्स को हैंडल किया और फ्लिप को भी हैंडल कर लिया। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब इसको कोड करना तो बहुत आसान है, तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि सबसे पहले तो लेंथ निकाल लेते हैं। इंट लेंथ विल बी इक्वल टू 2 का पावर n का जो भी वैल्यू उसका 2 का पावर n निकाल लेंगे, ठीक है? और -1 कर देंगे। तो 2 का पावर n कैसे निकालोगे? या तो ऐसे कर दो पावर ऑफ 2 n, या तो एक और मस्त तरीका होता है, आपको पता होगा, 1 को लेफ्ट शिफ्ट n कर दो, बात एक ही है। इसको मतलब ऐसे भी लिख सकते थे, पावर ऑफ 2 का पावर n -1, बात एक ही है। तो याद करो लेंथ ऐसे ही निकालते थे हम लोग, राइट? कि फॉर एनी गिवन n हमारा स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा वो आप ऐसे निकाल सकते थे, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद याद करो क्या चेक करते थे, 3 चीज़ें चेक करते थे कि के जो मुझसे पूछा गया है अगर वो मिडल के लेफ्ट हैंड साइड वाले सब स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब के जो है लेस देन मेरा जो लेंथ बाई 2 है, लेकिन याद करो सीलिंग निकालते थे हम लोग, CEIL सीलिंग लेंथ बाई 2.0 करना पड़ेगा डेसिमल को हैंडल करने के लिए, ठीक है? अगर ऐसा है तब तो कुछ नहीं, तब तो बहुत सिंपल है प्रॉब्लम। सेम फंक्शन को मैं कॉल कर दूंगा और जो n का केथ बिट होगा वही n-1 का केथ बिट होगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अगर ऐसा नहीं है, एल्स इफ अगर मेरा k जो है एग्जैक्टली इक्वल टू मिडिल वाला कैरेक्टर है, मतलब मिडिल वाला कैरेक्टर पूछा जा रहा है, इज इक्वल टू सीलिंग ऑफ लेंथ बाई 2, तब तो कुछ नहीं, रिटर्न 1 कर देंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है? और अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो हमें 2 चीज़ें हैंडल करनी थी। पहला रिवर्स्ड वाला कौन सा कैरेक्टर होगा और उसको फ्लिप करके हमें भेजना। तो पहले कैरेक्टर निकाल लेते हैं, कैर CH विल बी इक्वल टू फाइंड केथ बिट, n-1 का ही निकालेंगे केथ बिट, लेकिन जो मेरा लेंथ था -k-1th बिट होगा उसका। याद करो क्यों? क्योंकि रिवर्स्ड है इसीलिए, ठीक है? तो ये हमने क्या किया, हैंडल्ड रिवर्स्ड, लेकिन याद करो फ्लिप भी करते थे। तो रिटर्न क्या करेंगे, अगर CH मेरा इज इक्वल टू 0 आया, ठीक है, तो मैं रिटर्न 1 करूँगा, और अगर CH मेरा 1 आया होगा तो मैं रिटर्न 0 कर दूँगा, ठीक है? मतलब अगर जो भी है, मतलब अगर ये 0th कैरेक्टर तो 1 करूँगा, अगर ये 1 होता तो 0 रिटर्न करूँगा। मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, हैंडल फ्लिप्ड बिट, ठीक है? नॉर्मल सा ऑब्जर्वेशन है, देखा जाए तो ऐसे प्रॉब्लम में ऑब्जर्व किया करो और आप आराम से पैटर्न लिख सकते हो। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि आप रिकर्शन पे ट्रस्ट करते हो कि आपका वो रिमेनिंग सब प्रॉब्लम को सॉल्व करके ले आएगा, है ना? इसी को बोलते हैं रिकर्शन लीप ऑफ फेथ। तो रिकर्शन इज़ द बेस्ट अप्रोच फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स लाइक दीज, ठीक है? और ऑब्वियसली बात है, रिकर्शन लिख रहे हो तो बेस केस तो लिखना पड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा जब n का वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा। याद करो n का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 1 है ना? और आपको पता है कि n इज इक्वल टू अगर 1 होता है, अगर n इज इक्वल टू 1 होता है तो कैरेक्टर एक ही कैरेक्टर होता है, 0 होता है तो वही 0 रिटर्न कर देंगे, रिटर्न 0, ठीक है? देखो ना यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 है, अगर ये रहा S1 तो एक ही कैरेक्टर ही है, वही कैरेक्टर एकमात्र बचा आपके पास, तो वही आपको रिटर्न करना पड़ेगा, तो आपने वही रिटर्न कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? तो एक बार सबमिट करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। ग्रेट, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब देखो एक चीज़ ध्यान दो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका क्या होगा, आप देख रहे हो हर बार n को घटाते चल रहे हो, n-1 n-1 n-1, तो एक समय ऐसा आएगा जब n 1 की तरफ चला जाएगा। तो ये ख़त्म कब होगा, जब n का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा इसका, राइट, है ना? और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा खुद सोचो, आप रिकर्शन कॉल कर रहे हो तो सिस्टम का जो रिकर्शन स्टैक है वो आप यूज़ कर रहे हो, तो डेप्थ कितना जाएगा, जितना आप रिकर्शन कॉल कर रहे हो, तो वर्स्ट केस में आप n डेप्थ तक जाओगे, क्योंकि n कब तक नीचे जा रहा है, जब तक n 1 तक नहीं जा रहा है, ये बेस केस है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी रिकर्शन का जो सिस्टम का जो रिकर्शन स्पेस है वो आप यूज़ कर रहे हो, है ना? स्टैक सिस्टम का जो स्टैक है वो यूज़ कर रहे हो, ठीक है? आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।